अब देखो सीरीज एलसीआर सर्किट में तीनों का इफेक्ट हम लेके चलेंगे। रेजिस्टर कहता है कि इन फेज होना चाहिए करंट और वोल्टेज। कैपेसिटर कहता है कि करंट लीड करना चाहिए। इंडक्टर कहता है करंट लैग करना चाहिए। तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो फाई जो है वो अगेन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये लेके जाना चाहता है फाई को -π/2 पे। ये लेके जाना चाहता है 0 पे। ये लेके जाना चाहता है π/2 पे। तो फाई will fall between -π/2 and π/2 but can also be equal to 0। समझे? ओके। तो इसका फेजर हम बना लेंगे ना, तो फेजर से ही हमें काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मोटा मोटा हमारा सारा काम फेजर से ही हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो पहले। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, in a series LCR circuit, the combined effect of दिखाने जरा। the combined effect of the three elements the combined effect of the three elements may cause the current to either lead or lag behind or be in phase with or be in phase with the applied voltage or be in phase with the applied voltage। ठीक है, अब वो पूरा डिटेल में लिखवाने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले डिटेल्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम अगली बार अगली लाइन में बस ये लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज फाई कैन बी -π/2 से π/2। ठीक है, बॉक्स में डाल लीजिए। और साथ साथ यहाँ पे फाई 0 भी हो सकता है। उस केस में हम 0 नहीं लेके चल रहे थे। ठीक है, एलसी में यहाँ पे हम 0 भी लेके चलेंगे क्योंकि कुछ वोल्टेज रहेगी ना। तभी तो वोल्टेज और रेजिस्टर के बीच में करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल देखेंगे हम। तो उधर अगर वीएल और वीसी बराबर हो जाए तो वोल्टेज वैसे ही गायब हो जाएगी, तो किस बात का फाई 0। ठीक है, एलसी सर्किट में। अब इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं। अच्छा, बाय द वे ग्राफ इसका भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ग्राफ वही बनाएंगे ना जहां पता हो कि कोई लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। हमें तो पता ही नहीं क्या हो सकता है यहाँ पे। तो लेट्स डायरेक्टली हॉप ऑन टू द फेजर डायग्राम। रेफरेंस रहेगा यहाँ पे करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट सबके थ्रू सेम रहेगा, वही जो ओवरऑल है। ठीक है, तो रेफरेंस रहा करंट। और अगर वोल्टेज सबके थ्रू सेम रहेगी तो करंट अलग अलग होगा, लेकिन सीरीज में इसलिए हमने करंट को सेम बोल दिया। करंट डिवाइड नहीं होता है। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर तो वही रहेगी, मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में करंट है। इंडक्टर में करंट लैग करता है, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगी। तो ये आ गई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। इसको मैंने बोल दिया VL, जो कि करंट या रेजिस्टर की वोल्टेज से π/2 एंगल आ गया। और इधर पीछे की तरफ आ गई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो मतलब वोल्टेज करंट से लैग करेगी। तो ये सपोज मैंने लिख दिया VC। ठीक है, यार वो बहुत ही छोटा बना दिया था मैंने इसका। अब कोई भी बड़ा हो सकता है, चाहे VC बड़ा हो सकता है चाहे VL बड़ा हो सकता है। पहले तो ये फेजर डायग्राम बना दीजिए। अब नेट वोल्टेज अगर निकालनी है तो हमें तब सभी वोल्टेजेस का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो इस फेजर डायग्राम में पहले किन वेक्टर्स का वेक्टर सम करना इजी है? बहुत अच्छा, VL और VC, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब सेम ही लाइन पे है।
तो this phasor diagram can also be drawn like this. तो आई मैंने वही रखा। अच्छा, आई का एंगल कितना था? ओमेगा टी। आई मैंने वही रखा। वी आर मैंने एज इट इज रखा, ओमेगा टी एंगल पे ही। और लेट अस से कि वीसी ज्यादा है, तो नेट इस तरफ वोल्टेज जो होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, और वो कितनी होगी? वीसी माइनस वीएल, वो होगा इसका मैग्नीट्यूड। बट एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर सम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वीसी वेक्टर प्लस वीएल वेक्टर। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर ये बना देते हैं, और इसको हम क्या लिख देते हैं? वीसी वेक्टर प्लस वीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वीसी माइनस वीएल। हाँ, ये बनाना है। हाँ, अगर सी एल बड़ा होगा सी से, मतलब वीएल अगर वीसी से बड़ा होगा तो बस ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन रहेगा तो पाई बाय 2। और हम वैसे भी मैग्नीट्यूड ही लेके चलते हैं खाली। अब चलो मैं फिर इसको ना एक अलग तरीके से लिख देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ वी सी वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? मैग्नीट्यूड भी लिख देते हैं इसका, वी सी माइनस वी एल मॉड्यूलस में। अब ठीक है। हाँ जी सात्विक। काके मैंने मॉड्यूलस लगा दिया ना। ओवरऑल मेरे को क्या लिखना है? इसको पॉजिटिव रहने देना है। अगर वीसी ज्यादा हुआ तो मॉड्यूलस से तो भी पॉजिटिव, वीएल ज्यादा हुआ मॉड्यूलस से तो भी पॉजिटिव। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वीसी के केस में नीचे जा रहा है, वीसी ज्यादा होने के केस में, वीएल ज्यादा होने के केस में वो ऊपर जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वो 11th में पढ़ा था, वेक्टर्स हमेशा ऐड होते हैं। वो तो डायरेक्शन हम ले लेते हैं माइनस और प्लस के साथ। समझे? आप चाहो तो वीएल को ज्यादा लेके ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, लिखा यही जाएगा वीसी वेक्टर प्लस वीएल वेक्टर, और मैग्नीट्यूड के लिखा जाएगा मॉड वीसी माइनस वीएल, या वीएल माइनस वीसी। यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो मॉड वीएल माइनस वीसी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉड लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? समझ आया? ठीक है, चल रहा है ना? हाँ, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है। अब मेरे को अगर टोटल वोल्टेज निकालनी है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे वोल्टेजेस का। ये वी आर वाले एरो हेड से हम बनाएंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम, आई वाले से मत बना देना। तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो नेट वोल्टेज आपकी ऐसे आ गई। सो दिस इज नेट वोल्टेज वी, और आई और वी के बीच का एंगल कितना आ गया? पाई आ गया। बात आई समझ में? तो इस तरीके से बन जाएगा फेजर डायग्राम फॉर अ सीरीज एल सी आर सर्किट। अब इस केस में मान लो कि वीसी और वीएल अगर बराबर हो जाते हैं, तो वीसी माइनस वीएल वाला या वीसी वेक्टर प्लस वीएल वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास अभी भी एक वोल्टेज बचेगी, कौन सी? रेजिस्टर वाली। वी आर और आई बचेगा, आई तो हमेशा से ही था। अब ना 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 ना, दोनों इक्वल नहीं होंगे, वी आर और आई सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, फेज सेम होगा इनका। तो फाई कितना हो जाएगा? जीरो। प्योर एलसी सर्किट में हमने फाई जीरो की बात इसीलिए नहीं करी थी, मैंने कहा था ना कि फाई जीरो उसमें बात नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि वहां तो वी आर है ही नहीं, वोल्टेज वैसे ही खत्म हो गई। बचा क्या? खाली करंट ही तो बचा, क्योंकि वोल्टेजेस ने तो नलीफाई कर दिया एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं फाई इक्वल टू जीरो। ये फर्क है इस वाली रेंज में और पिछली वाली रेंज में जो एलसी सर्किट में थी, पाई गई। ठीक है, बना लिया फेजर? कुछ पूछना है किसी को?